नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी पर आने वाले फैसले की। कर्नाटक में राहुल गांधी की हुंकार की बात करेंगे। पहलवानों की लड़ाई में प्रियंका बनाम बृजभूषण की। साथ ही जानेंगे कैसे चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में कांग्रेस ने लगाई बड़ी सेंध। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आज होने जा रहे बड़े बदलावों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे कांग्रेस करेगी अपना मैनिफेस्टो जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खोलेंगे लोगों के लिए वादों का पिटारा। जयराम रमेश ने बीजेपी मैनिफेस्टो पर साधा निशाना, बोले झूठ लूट मैनिफेस्टो, कर्नाटक में जीत कांग्रेस के लिए बनेगी सुपर बूस्टर डोज। पहलवानों को मिला तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का साथ। एम.के. स्टालिन ने कहा हम न्याय के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 2 मई को सुनवाई है। बीते शुक्रवार को कोर्ट पे राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं। ऐसे में अब सबकी नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। तो क्या हाईकोर्ट करेगा राहुल की सांसदी बहाल? देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट मंगलवार को बड़ा फैसला सुना सकता है। जस्टिस हेमंत एम प्राश्चक की कोर्ट में कल 2:30 बजे सुनवाई होगी। सोमवार को राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पुर्णेश मोदी की ओर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं। इससे पहले 29 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत एम प्राश्चक ने साफ कर दिया था कि वो 2 मई को मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे, क्योंकि 2 मई के बाद वो देश में नहीं रहेंगे। 5 मई को ही वो विदेश जा रहे हैं। तय माना जा रहा है कि 2 मई को मामले की सुनवाई पूरी होने के साथ ही कोर्ट फैसला भी सुना सकता है। दरअसल ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में हुई चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर कथित टिप्पणी की थी, जिस पर गुजरात के बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत की निचली कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी और 1 महीने बाद 22 अप्रैल को राहुल गांधी को अपना बंगला 12 तुगलक लेन भी खाली करना पड़ा था। लेकिन हाईकोर्ट राहुल गांधी की सजा में कमी करता है या फिर उनकी सजा पर रोक लगा देता है, तो फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। कांग्रेस सांसद और हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कई सारे फैसलों के रेफरेंस भी रखे और कहा कि राहुल गांधी को दी गई सजा बेहद सख्त है। ऐसे में संकेत इसी बात के हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलेगी और फिर संसद की सदस्यता भी बहाल होगी। राहुल को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो कर्नाटक पर भी सबकी हैं। कर्नाटक के सियासी रण में आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर राहुल और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन राहुल गांधी ने जनता के बीच जाकर ये बता दिया कि मोदी सिर्फ अपनी बात करते हैं, कर्नाटक की नहीं। तो कैसे आज कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर छोड़े आरोपों के तीर? देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता की चाबी पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वक्त से कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने आज भी कई सभाओं को संबोधित किया, जहां कांग्रेस के लिए वोट मांगे। तो वहीं राहुल गांधी ने भी 3 रैलियों को संबोधित किया। तुमकुर में राहुल की रैली में अपार भीड़ देखी गई, जिसने बीजेपी की शिकन को और चौड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी बताइए आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे? ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। राहुल लंबे समय से पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन पीएम हर सवाल पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। तो वहीं पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर प्रियंका गांधी ने जमखंडी में पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया था। प्रियंका ने कहा था, मैंने पहला ऐसा पीएम देखा है जो जनता के सामने रोता है। पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि गालियों की लिस्ट है। मोदी जी मेरे भाई से सीखिए, जो कहता है गाली क्या, मैं देश के लिए गोली खा लूंगा। अब प्रियंका के इस बयान के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने पे सीएम क्राई पीएम नाम दिया है।
कांग्रेस के इस कैंपेन पर सीएम बसवराज बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो पिछले 9 सालों से रो रही है। अब इन दिग्गजों के धुआंधार प्रचार से जनता कितनी प्रभावित होती है वो तो 13 मई को पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। कर्नाटक का सियासी घमासान अपने उफान पर है। सियासी घमासान तो पहलवानों के धरने से भी मचा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पहलवान और बृजभूषण में तो पहले से ही टकराव बना हुआ था और अब इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। तो क्या कहा बीजेपी सांसद ने, जिसका प्रियंका ने दिया करारा जवाब, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के चलते मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। आरोप पार्टी के सांसद पर ही लगे हैं। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन अभी तक बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया गया। खिलाड़ी बृजभूषण की गिरफ्तारी से पहले धरना समाप्त करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर बृजभूषण ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस नेताओं के इशारे पर ही पहलवानों का धरना चल रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी कहें तो मैं तुरंत कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहेंगे तो भी इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी सांसद के इस बयान पर अब प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका ने बृजभूषण के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी जी कह दीजिए देश के खिलाड़ियों को न्याय देने की शुरुआत करिए, आपकी ही हामी का इंतजार है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार एक बाहुबली और माफिया के सामने नतमस्तक हो गई है। सरकार बृजभूषण सिंह को बचा रही है। सबसे पहले बृजभूषण सिंह को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। ये खिलाड़ी हमारा मान है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी दबाव में आते ही मामले की जांच तेज कर दी है। महिला पहलवानों के बयान लिए जाने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस अब कभी भी बीजेपी सांसद को भी जांच के लिए बुला सकती है, लेकिन सवाल ये है कि उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा या नहीं। प्रियंका ने बृजभूषण पर करारा वार किया है। अब बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा के शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को वापस कर दिया है। कोर्ट ने मथुरा के जिला जज को पूरे मामले के नए सिरे से सुनवाई करने के आदेश भी दिए हैं। जस्टिस प्रकाश पडिया की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करने के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान श्री कृष्ण विराजमान मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला 17 अप्रैल को सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद फैसला 24 अप्रैल को आना था, लेकिन उस दिन भी अगली डेट 1 मई लग गई। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग की गई थी। इसी याचिका के खिलाफ शाही ईदगाह पक्ष हाईकोर्ट गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनने की बात हुई थी। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के इस आदेश से ये मामला और लंबा खिंचता नजर आ रहा है। तो इधर छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनावों से पहले साय के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी बैकफुट पर है। तो कैसे कांग्रेस ने बीजेपी में लगाई सेंध, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रायपुर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई।
आपको बता दें कि रविवार को ही नंद कुमार साय ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुणा साव को अपने इस्तीफे का पत्र सौंपा था। साय ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। साय ने अपने पत्र में लिखा था, आज भारतीय जनता पार्टी जिसके गठन से लेकर आज पर्यटन तक पूरे मेहनत एवं ईमानदारी से सींच कर फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, उसे छोड़ते समय अत्यंत पीड़ा एवं दुख तो हो रहा है, लेकिन वर्तमान में पार्टी में मेरी छवि एवं गरिमा को जैसे आहत किया जा रहा था, उसके अनुरूप अपने आत्मसम्मान को देखते हुए मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं एवं साथियों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नंद कुमार साय 5 बार सांसद, 3 बार विधायक, 2 बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वो एक बड़े आदिवासी चेहरा और आदिवासी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहले पायदान पर हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। साथ ही वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। नंद कुमार साय 1989 में लोकसभा सांसद बने, 1996 में दूसरी बार और 2004 में छत्तीसगढ़ गठन के बाद तीसरी बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा और 2009 में राज्यसभा के सांसद के लिए चुने गए। इसके बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में उन्हें 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। ये बीजेपी के भीतर उनके कद का ही कमाल था कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने थे। चुनाव से ऐन पहले नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने से छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के इस वार से बीजेपी में हड़कंप मचा है। हड़कंप तो कांग्रेस के प्लान से राजस्थान में भी मचा है। राजस्थान में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मिशन 59 लॉन्च कर दिया है। पार्टी की कोशिश है कि जिन 59 सीटों को उसने चिन्हित किया है उसमें से 75% सीटें उसके कब्जे में आए। तो किन सीटों के लिए तैयार किया गया है मिशन 59, देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी चुनाव कर्नाटक में चल रहे हैं, लेकिन हलचल राजस्थान में भी मची हुई है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसकी सफलता का असर राजस्थान में भी दिखाई देना है। कर्नाटक में कांग्रेस का मुख्य फोकस दलित और आदिवासी वोटों पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कांग्रेस ने मिशन 59 लॉन्च कर दिया है। दरअसल राज्य में 17% आबादी दलितों की है, जिनके लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 12.5% आदिवासी आबादी के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन दोनों समुदाय की आरक्षित सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 59 होती है और कांग्रेस ने इन्हें जीतने के लिए ही मिशन 59 लॉन्च किया है। अभी पार्टी के पास इनमें से 31 सीटें हैं और कांग्रेस ने अब 45 सीट जीतने का टारगेट रखा है। दरअसल दलित और आदिवासी लंबे समय तक कांग्रेस का ही समर्थन करता रहा है। आदिवासी तो अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन पिछले कुछ समय से क्षेत्रीय पार्टियों और बीजेपी ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है। लेकिन अब कांग्रेस अपने इस वोट बैंक को फिर से हासिल करने में जुट गई है। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि इस बार आरक्षित सीटों पर वो नए चेहरों को मौका देंगे। 2018 की तुलना के बाद 70% नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। कट्टावर दलित और आदिवासी विधायकों को छोड़कर बाकी के टिकट कटना तय माना जा रहा है, यानी आधे विधायकों के टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। नए लोगों का टिकट देकर पार्टी इस समुदाय में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में है और संभावित उम्मीदवार की खोज के लिए पार्टी में अभी से ही सर्वे कराया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात आज हुए बड़े बदलावों की। आज महीने की पहली तारीख यानी 1 मई से कई तरह के बड़े बदलाव किए गए, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक एटीएम चार्ज, म्यूचुअल फंड केवाईसी, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव से लेकर अनचाहे कॉल मैसेज समेत बदलाव शामिल हैं। तो इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज महीने की पहली तारीख है और आज से कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 171 रुपए 50 पैसे की कमी की गई। आज से दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1856 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक उसी ई वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें जिसका केवाईसी पूरा हो। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को आज से झटका लगा है। पीएनबी ने एटीएम से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक बैंक के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक की ओर से 10 रुपए के साथ जीएसटी जोड़कर चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अब सभी कैटेगरी को मिलाकर 1 महीने बिलिंग साइकिलिंग में अधिकतम 5,000 रुपए कैशबैक मिलेगा। पहले शॉपिंग कैटेगरी में अधिकतम 10,000 रुपए का कैशबैक मिलता था। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों
जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। कंपनियों का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेजेस कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। जीएसटी के नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के अंदर ट्रांजैक्शन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसे अनिवार्य बना दिया गया है। अभी तक इस काम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। 1 मई से मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 से 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, विकलांग लोगों को और कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए किराए में 25% की रियायत की घोषणा की गई है। इसका लाभ होने के लिए आपको दस्तावेज दिखाने होंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।